हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं स्टर्लिंग फार्मूला के बारे में। ये भी इंटरपोलेशन का एक फार्मूला है जो कि इक्वल इंटरवल्स के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का ही यूज़ होता है। ये बहुत कुछ गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फार्मूले की तरह ही है, लेकिन इसमें एडवांसमेंट क्या है कि ये गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फार्मूले से मिला करके बनाया जाता है। हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा, क्या इसका बेसिक फंक्शन है, क्या इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तो स्टर्लिंग फार्मूला को अच्छे से समझने से पहले आपको गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड की जानकारी होना ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड दोनों फार्मूले अपने पास पढ़ लिए हैं और उनके फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख भी लिए हैं आपको समझाने के लिए। इसी फार्मूला के बेसिस पर हम स्टर्लिंग फार्मूला की डेरिवेशन बनाते हैं। आइए देख लेते हैं, उसको समझते हैं किस तरह से करेंगे। स्टर्लिंग फार्मूला बेसिकली इन दोनों का एवरेज कॉम्बिनेशन है। एवरेज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो वैल्यूज़ यहाँ पर हम यूनियन लेकर के एवरेज लेना शुरू करते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल जो वैल्यूज़ कॉमन है, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें बात करेंगे। हमारे पास एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरा फैक्टर ये है, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड ऑन, ये सब चलता रहेगा आगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ कॉमन हैं उनको तो लेते हैं एक बार, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनका हम बेसिकली एवरेज लेते हैं। ले तो हम इनका भी एवरेज रहे हैं। लाइक मैं इसको लिख सकता हूँ y0 प्लस y0 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2y0 अपॉन 2, एंड 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास y0 ही बचने वाला है। तो हम यहाँ पर हर एक वैल्यू का, हर एक फैक्टर का एक दूसरे के साथ एवरेज ले रहे हैं। तो मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए इसको सिंपल पहला लिख लेता हूँ। ये हम यहाँ पर स्टर्लिंग फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ दिस वन। यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो y0 तो हमारे पास ऐसे ही रहने वाला है। आ जाते हैं इस टर्म में, टर्म वाइज समझेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p हमारे पास कॉमन है, तो हमने यहाँ पर p कॉमन लिख लिया। डेल्टा y नॉट, डेल्टा y माइनस 1। अब ये दोनों टर्म हमारे पास बिल्कुल अलग हैं, तो हम इन दोनों का एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे? मीन्स हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके, सॉरी, इन दोनों का एडिशन करके और डिवाइड कर देंगे इनको 2 से, सॉरी, like this one, and then we have taken the average of these two values। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। आ जाते हैं आगे, इन दोनों टर्म में देख लेते हैं। हमारे पास देखते हैं डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, ये हमारे पास कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके मैं आपको एक रफ पेपर पे समझा करके दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके लिए। हमारे पास जो टर्म है वो है p माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, इस वाले से, और इसका हम एवरेज ले रहे हैं तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। आइए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम दोनों का एवरेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ऊपर वाले फैक्टर्स में से मैं p और इस पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉमन ले सकता हूँ। लाइक ये हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने p और फैक्टोरियल 2 भी यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। p अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लीकेशन विद डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ठीक है, तो हमारे पास बचा है p माइनस 1 एंड p प्लस 1। ठीक है, और इसके पूरे में अपॉन 2 है। ठीक, आगे आ जाते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये लिखा जा सकता है p, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, p माइनस 1 प्लस p प्लस 1। ठीक है, जब हमने इसको ओपन करके लिखा तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 2p। ठीक है, तो दैट मे बी रिटन एज 2p। तो ये फाइनल वैल्यू इस तरह से लिखी जा सकती है, मल्टीप्लीकेशन विद 2p अपॉन 2। इस 2 से ये 2 चला गया, हमारे पास बचा p हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये p स्क्वायर बन सकता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो फाइनल जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आई वो लिखी जा सकती है p स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, तो ये फैक्टर हमारे पास सॉल्व होकर के आ गया इस थर्ड कॉमन वैल्यू के लिए। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो क्या हमने लिखा, p स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लिकेशन विद डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। इन दोनों टर्म्स को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आ जाते हैं तीसरी टर्म पर। अपने पास 1 2 3 हमने 3 टर्म सॉल्व कर ली थी। आ जाते हैं चौथे टर्म के पास। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास कॉमन है, जैसे कि p हमारे पास यहाँ पर कॉमन था। तो आप देखेंगे हम हर अल्टरनेट सीक्वेंस में
एक बार डेल्टाज में काम करेंगे, एक बार पी में काम करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर पी वाई में काम किया था, मीन्स डेल्टा में तो नॉट वैल्यू थी तो हमने इसमें काम किया था। फिर हमने पी को कॉमन रखा, डेल्टा में काम किया। फिर अब हमने पी में काम किया, डेल्टा को कॉमन रखा। तो अब इसका मतलब हमारे पास अब यहाँ पी को कॉमन रखने वाली वैल्यू है। अब हम डेल्टा में काम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल कॉमन वैल्यू है दोनों में। तो हम इसको लिख सकते हैं एज इट इज़ पी प्लस वन पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3। और अब इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो इन दोनों का एवरेज लेने के लिए मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे हम डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू अपॉन 2। ये स्टूडेंट्स हम लगातार फॉर्मूला बनाते जा रहे हैं, इसमें अब आगे और कुछ नहीं करना, ये हमारे पास एक एक टर्म करके फॉर्मूला बनता जा रहा है। तो इसके लिए मतलब आपको गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ जाते हैं फोर्थ टर्म के लिए, यहाँ पर जगह कम पड़ेगा, हम आगे लिख लेते हैं। इस टर्म में हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कॉमन है, तो हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करना है। हम फिर से यहाँ पर रफ में आप इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं किस तरह से करेंगे। हमने यहाँ पर रफ पेपर ले लिया है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये वाली पूरी वैल्यू लिखेंगे, फिर ये वाली पूरी वैल्यू लिखते हैं। तो p प्लस वन पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लीकेशन विद डेल्टा टू द पावर 4 वाई माइनस टू प्लस दूसरी वैल्यू लिखते हैं p प्लस टू पी प्लस वन पी माइनस वन अब फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये रहने वाला है। और इसका क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया है तो अब हम इसमें पहले की तरह ही कॉमन कुछ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं तो p प्लस वन पी ये टर्म और ये टर्म हमारे पास कॉमन आ रहा है, डेल्टा फैक्टोरियल 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है और डेल्टा 4 वाई माइनस टू हमारे पास कॉमन है। तो हम इन चीज़ों को कॉमन ले सकते हैं। p प्लस वन पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 वाई माइनस टू हमने कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास क्या बचा है, p माइनस टू और p प्लस टू, ठीक है। तो p माइनस टू प्लस p प्लस टू हमने यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एडिशन कर रहे हैं हम, तो हमने इसको सॉल्व करके लिखा और अपॉन में कर दिया इसके 2। माइनस 2 से प्लस 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 2p, ठीक है। और उस 2p में से हमने ये कट कर दिया, सोच के देखिए हमारे पास ये आ गया 2p, हमने 2p से ये कट कर दिया तो हमारे पास बचा है सिर्फ p, ठीक है ना। तो हमारे पास जब सिर्फ p बचा है तो इस p की मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर p स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। तो इस टर्म को और फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं p प्लस वन, अब ये इस p को बाहर लिख लेते हैं, p स्क्वायर p माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 वाई माइनस टू। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देते हैं। तो p स्क्वायर तो ऐसे ही रहने वाला है, p की इसके साथ की तो p स्क्वायर माइनस p, इस p की अंदर और मल्टीप्लिकेशन हो गई और इस 1 की इनके साथ हो गई, तो हमारे पास बचा प्लस p माइनस वन, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर फैक्टोरियल 4 लगा सकते हैं एंड देन डेल्टा 4 वाई माइनस टू, हमारे पास ये जो कॉमन वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर माइनस p से प्लस p को कट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचने वाला है p स्क्वायर माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट्स। p स्क्वायर माइनस वन बचने वाला है, तो हम फाइनली वैल्यू लिख सकते हैं p स्क्वायर बाहर ये वाला ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 वाई माइनस टू। तो दैट इज़ द फाइनल वैल्यू बाय सॉल्विंग दीज टू फैक्टर्स। तो हम इसको यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं, दैट इज़ p स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 वाई माइनस टू प्लस एंड ऑन, ये सब चलने वाला है। आपको अगर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा की पावर 5 के लिए आपको कोई वैल्यू मिलती है तो आप इसको कॉरस्पॉन्डिंगली उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ नहीं कहने का मतलब, ये हमारा एक स्टारलिंक का फॉर्मूला आ गया है और इसके बेसिस पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज़ द टिपिकल डेरिवेशन मेथड, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आपने बस गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड का आपको जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के थ्रू एवरेज निकाल देना है दोनों का। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ सॉल्व हो सकती हैं आप चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइकवाइज हमने अभी देखा कि इनको हमने किस तरह से सॉल्व किया है, तो आप चाहे तो इसकी भी इजी फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि जब आप फार्मूले को वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करते हैं तो आप इजी से इजी उसकी कैलकुलेशन चाहते हैं और नॉर्मली होना भी ऐसा ही चाहिए।
तो जितना आप इसको डिराइव कर सकते हैं, जितना ईजी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं उतना कर दें। तो यही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला का। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, और उस एग्जाम्पल में हम सेम क्वेश्चन को गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और स्टर्लिंग तीनों से सॉल्व करेंगे, एंड सरप्राइजिंगली हमारे पास सेम आंसर आने वाला है। तो आइए देखते हैं उसको हम स्टर्लिंग फार्मूला से किस तरह से करेंगे। थैंक यू।